हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग बाय सियाराम सर में। कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। तो इससे पहले आप लेक्चर 1, लेक्चर 2 पढ़े हैं। आज मैं आपको लेक्चर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ, तो उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप देखिए, इसमें 4 से 5 क्लास होगा और 1 चैप्टर समाप्त हो जाएगा और आपको बहुत ही डीप तरीके से बताया गया है। आप ध्यानपूर्वक समझिए। तो सबसे पहले देखिए, आज हम देखने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह धंसी रहती है। आप पढ़े थे, मैंने पढ़ाया था कि आपको अवतल दर्पण में से ये इस सतह रजित, तो जिससे परावर्तक होता है वह धंसा रहता है। और उत्तल में क्या है, जिसकी परावर्तक सतह उठी हो, अर्थात इसकी जो परावर्तक सतह होती है वह उठी होती है। मतलब इस प्रकार से इसको हम ऐसे रजित करेंगे तो यह उठा हुआ रहेगा। दूसरे नंबर हम कहते हैं, इसे देखिए, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उसके बाद देखिए, तीसरा क्या है, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों, अर्थात अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। उसके बाद देखिए, इसके बाहरी सतह को देखिए, जैसे मैं इसको किया तो इसको इधर से बाहरी सतह से, तो इसके बाहरी सतह को मैं रजित किया तो इसके बाहरी सतह को रजित किया जाता है, मतलब बाहर से पेंट किया जाता है। और इसका भीतरी सतह रजित किया, यानी अंदर से इसको पेंट किया जाता है, भीतरी सतह को। उसके बाद देखिए, इसका मुख्य फोकस वास्तविक होता है और इसका मुख्य फोकस काल्पनिक होता है। तो देखिए, जिस तरफ परावर्तक है, जैसे इस तरफ रहे तो यह वास्तविक और काल्पनिक कैसे, आगे हम देखेंगे उसको। अब देखिए, यह है कि फोकस अर्थात कहते किसे हैं हम, तो हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए, आप कहता है फोकस क्या है, तो प्रधान अक्ष के समांतर जा रही किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। देखिए, जैसे एक दर्पण है, इस दर्पण में आप देखिए, इसको मैं एक सतह को रजित किया। अब देखिए, इसमें है प्रधान अक्ष, ये हुआ P और यहां देखिए X। अब देखिए क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर, मतलब इसके समांतर एक किरण जा रही है। देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण जा रही है। अब क्या करेगी वह, दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब दर्पण से परावर्तन के बाद लौटी है और प्रधान अक्ष को एक बिंदु पर काटी। यहाँ पर देखिए, तो प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे ही हम फोकस कहते हैं और इसे ही मुख्य फोकस भी कहा जाता है। देखिए, फोकस को एफ से सूचित किया जाता है, कैपिटल एफ से। इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। इसका मुख्य फोकस इसी को कहते हैं, मुख्य फोकस इसे ही कहते हैं। फोकस और मुख्य फोकस एक ही हुआ। तो अब देखिए, क्या हम देखें कि प्रधान अक्ष के समांतर जा रही किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे फोकस कहते हैं। अब देखेंगे हम, देखिए यहां आप इसे पहले पढ़े थे कि वक्रता त्रिज्या होता है यहां C, ठीक। अब देखिए, नीचे हम पहले देख लेते हैं फोकस दूरी क्या है। कहता है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं हम, तो फोकस दूरी देखिए, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी ये हुआ ध्रुव और ये हुआ मुख्य फोकस, इन दोनों के बीच के दूरी जो होते हैं, यहां से यहां तक देखिए, इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है,
तो देखिए ये मुख्य ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है, उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। देखिए इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। तो देखिए यहां से यानी ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए हम पढ़े थे कि यहाँ वक्रता केंद्र C से लेकर और ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो क्या होता है समझिए, ये जो होता है सबसे पहले देखिए ये वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी, और फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अगर आपको पूछे, देखिए यानी यहां जो हुआ तो F बराबर होता है R/2, F स्मॉल एफ फोकस दूरी, F बराबर होता है R/2, और दूसरा देखिए R बराबर होता है 2F, F बराबर R/2 और R बराबर 2F। F बराबर मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और R बराबर 2F का मतलब हुआ कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला हम लिखेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी देखिए ये F बराबर R/2, उसके बाद देखिए जैसे पूरे वक्रता त्रिज्या यहाँ तक हुआ, इसका आधा ये है, और ये जो है इसका दुगना, मतलब इतना F तो इतना भी F, 2F। अब दूसरा हम देखेंगे क्या, देखिए यही नोट फर्स्ट इसको मान लीजिएगा और नोट सेकेंड इधर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए नोट सेकेंड हम लिखेंगे क्या कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यानी यहाँ देखिए यो जो देखे तो ये हुआ कि यहाँ पर देखिए F बराबर R/2, यानी F बराबर R/2 का मतलब हुआ फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब इसका आधा ये F हुआ। और यहाँ हम देखें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी, अर्थात ये हुआ कि R बराबर 2F। अब देखिए यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी हो गई। तो हम ये जाने, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तो दोगुनी करेंगे, अगर पूछेगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है तो आधी। अब देखिए कहता है कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब अवतल दर्पण में हम 6 स्थिति पढ़ेंगे। मतलब अवतल दर्पण के 6 जगह पर वस्तु को रखा जाएगा, और 6 जगह पर जो वस्तु को रखा जाएगा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। मतलब अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों के द्वारा वस्तु को जो हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, वह हम जानेंगे। इसका मैंने एक शॉर्टकट वीडियो भी बनाया है, उसको नहीं इसमें भी समझिएगा अच्छी तरह से। और शॉर्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आप शॉर्ट वीडियो जाके देखिए, उसमें आपको समझ आएगा, कंपटीशन तक उसमें काम आएगा आपको। तो देखिए अवतल दर्पण के हम कितने स्थिति, 6 स्थिति जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए कहता है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के, देखिए ये हुआ फोकस, यहाँ पर ये फोकस हुआ और ये ध्रुव हुआ। अब देखिए फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ पर ये वस्तु रखा हुआ है। तो फोकस और ध्रुव के बीच में ये जो वस्तु रखा हुआ है, तो गौर से देखिए इसका प्रतिबिंब क्या है, इधर ये जो है ये A' B', इसका प्रतिबिंब इस तरफ कहाँ, तो दर्पण के पीछे बना। देखिए ये प्रतिबिंब हुआ, ये हुआ प्रतिबिंब। तो देखिए अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वह जाने।
हम तो देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए ये वस्तु है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ये बना। उसके बाद कहता है काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो देखिए ये प्रतिबिंब जो है, ये देखिए वस्तु ऐसे है तो वैसे प्रतिबिंब भी है, यानी काल्पनिक सीधा है। अगर काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो यहाँ काल्पनिक बना तो सीधा बना। उसके बाद देखिए वस्तु से बड़ा, देखिए वस्तु इतना ही बड़ा है और प्रतिबिंब उससे बड़ा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। स्थिति हम फर्स्ट यह जाने। तो ध्यान रखें, जब वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब देखिए दूसरा स्थिति में क्या है, जब वस्तु को हम फोकस पर स्थित हो, वस्तु को आप फोकस पर रखते हैं। जब वस्तु को देखिए जैसे ये रखा हुआ है ऐप पर, तो ये ऐप पर वस्तु रखा हुआ है फोकस पर, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सो हम जानेंगे। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहता है प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। मतलब देखिए जहां ये दोनों किरण आकर कहीं अनंत पर जाकर मिलेगी, जहां मिलती है किरण वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये किरण आकर कहीं अनंत पर मिलेगी और वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। देखिए दर्पण के इस तरफ सीधा बना, इस तरफ वास्तविक और उल्टा पूरे बनेगा। तो अब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो हम देखें कि अगर फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, मतलब इधर जितना है वह सब उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। देखिए जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, देखिए यह है फोकस और यहाँ है वक्रता केंद्र, इसके बीच में ये वस्तु रखा हुआ है। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सो हम जानेंगे। तो देखिए प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, देखिए ये वक्रता केंद्र है और इधर अनंत है, इसके बीच में ये बना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर वस्तु जैसे ए बी रखा है तो प्रतिबिंब यहाँ देखिए इधर होगा, इस तरफ ए डैश बी डैश बनेगा। तो देखिए प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। उसके बाद वास्तविक और उल्टा बनेगा। देखिए ये वस्तु इस तरफ सीधा रखा हुआ है, प्रतिबिंब इसका ये उल्टा है, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। उसके बाद वस्तु से बड़ा बनेगा। ये वस्तु देखिए थोड़ा, ये वस्तु बहुत छोटा है और प्रतिबिंब इससे बड़ा बना हुआ है, तो ये हम जाने। देखिए स्थिति 4 है कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अब क्या है, वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा गया है। तो देखिए ये वक्रता केंद्र C है, तो वक्रता केंद्र पर जो रखा गया है, तो देखिए ये वस्तु रखा हुआ है, ये वस्तु रखा हुआ है, मान लीजिए ये वस्तु है A और ये है B। अब देखिए ये प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो ये A भी वस्तु है तो प्रतिबिंब देखिए यहीं पर वक्रता केंद्र पर बना, और प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना, और प्रतिबिंब कैसा तो उल्टा बना। और देखिए जितना ही बड़ा वस्तु है प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बना। तो हम जानेंगे कि अगर जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, मतलब वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। उसके बाद कैसा उल्टा बनेगा, अब देखिए स्थिति 5 कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो। देखिए ये वक्रता केंद्र हुआ और ये इधर अनंत है, इसके बीच में ये वस्तु रखा हुआ है, ये वस्तु ए बी रखा हुआ है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सो हम जानेंगे। तो प्रतिबिंब देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यहाँ देखिए ये वक्रता केंद्र है और फोकस है, ये है प्रतिबिंब।
तो यहाँ वस्तु रखा हुआ था तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना, अर्थात वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रखा हुआ था तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बना। ये वस्तु ए बी है, यहाँ प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। और उसके बाद देखिए ये वस्तु सीधा ऐसे रखा हुआ, प्रतिबिंब ऐसे, अर्थात उल्टा बना। तो वास्तविक और उल्टा, यदि वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। अब वस्तु से छोटा, देखिए वस्तु इतना बड़ा रखा हुआ है और प्रतिबिंब इतना ही बड़ा बना है, तो वस्तु से क्या है, छोटा बना हुआ है प्रतिबिंब। अब देखिए स्थिति 6 क्या कहता है, देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब वस्तु को कहाँ, अनंत पर रखा गया है, तो देखिए अनंत पर रखा गया है। अब क्या तो कहता है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखिए प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब फोकस पर, अर्थात यहाँ बनेगा, इस जगह पर प्रतिबिंब, ये फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, यानी वस्तु रहेगा उससे बहुत छोटा बनेगा यहाँ पर, मतलब कल्पना नहीं किया गया। तो वस्तु अनंत पर, कहीं अनंत पर रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो देखिए इस तरह से हम 6 स्थिति अवतल दर्पण के जाने। आपको ये देखिए 2 नंबर में पूछे, इसके लिए आपको ये जरूरी है, लेकिन अब अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इसके लिए आप शॉर्ट वीडियो देखिए। मैंने इससे पहले शॉर्ट वीडियो बता चुका हूं, तो आप देखिएगा। शॉर्ट वीडियो से आप कंपटीशन तक का सवाल का जवाब दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि इससे नहीं दीजिएगा, दीजिएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा और उससे थोड़ा कम समय में जल्दी ट्रिक के मेथड से समझिएगा। अब देखिए ये है कि उत्तल दर्पण के सामने, हम इससे पहले अवतल पढ़े, अब उत्तल दर्पण पढ़े हैं, तो उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब। तो देखिए 2 ही स्थिति इसमें पढ़ा जाता है उत्तल दर्पण में। जैसे हम अवतल में 6 स्थिति पढ़े, लेकिन उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही स्थिति पढ़ेंगे। तो 2 स्थिति में पहला स्थिति देखते हैं। देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अर्थात वस्तु को कहाँ रखा गया है, तो अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, काल्पनिक सीधा बनेगा। यानी अनंत पर हो तो यहाँ पर फोकस पर बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। और उसके बाद देखिए वस्तु से बहुत छोटा, मतलब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। देखिए दूसरा स्थिति हम जानते हैं, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो तो देखिए ऐसे, ये है ध्रुव और इधर अनंत, ये वस्तु है। इसका प्रतिबिंब क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। देखिए ये ध्रुव है, ये फोकस है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। इसमें देखिए ये है जैसे ही वस्तु ऐसे ही बनना। और उसके बाद देखिए ये सीधा है, ये सीधा ही बना। उसके बाद देखिए क्या है, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो देखिए ये जो है वस्तु रखा हुआ है, इससे छोटा बनता है। तो हम देखिए इससे पहले आप देखे हैं कि इसमें देखिए काल्पनिक सीधा और दूसरा में भी मैंने जाना हो काल्पनिक सीधा। तो देखिए ये दोनों में काल्पनिक सीधा है, तो काल्पनिक सीधा है मतलब इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा, वह हम जाने। ऐसे आप जैसे अंतर भी जाने थे कि दोनों में डिफरेंस था, वहाँ पर भी जाने थे कि इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यह इस तरह से देखें हम। अब हम जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के रूप में, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के रूप में कब, यानी बाल दाढ़ी बनाने में किया जाता है। बाल दाढ़ी ये सब जो होता है तो हजामत के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, नाक कान गले इत्यादि की जांच के लिए भी डॉक्टर जो है नाक कान और गला को जो जांच करता है तो वह इस दर्पण के उपयोग से ही, अवतल दर्पण के उपयोग ही करता है इसके लिए। उसके बाद देखिए सर्च लाइट, सर्च लाइट जो होता है वह
हेडलाइट मतलब गाड़ियों का जो अग्रदीप होता है हेडलाइट वही, टॉर्च, टेम्पो लैंप इत्यादि में परावर्तक के रूप में भी इस अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए सोलर कुकर या सौर भट्ठी में जो होता है, यह सोलर कुकर या सौर भट्ठी में, यहां ऐसे लिखाएगा, ये देखिए भट्ठी, तो सौर भट्ठी में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए दंत चिकित्सक दांत को देखने में उपयोग करते हैं, यानी दांत के जो डॉक्टर होते हैं वह देखिएगा जैसे दांत जब दिखाने जाता है तो ऐसे करके आकर आता है और यहाँ पर ऐसे करके एक लगाता है इस प्रकार से और देखता है, तो वह जो रहता है वह अवतल दर्पण ही रहता है। तो देखिए हम देखें कि हजामत के रूप में अब क्यों बनाया जाता है, हजामत के रूप में उपयोग किया जाता है, सो हम देखेंगे। तो देखिए कहता है अवतल दर्पण में, देखिए ये पूछे भी गए हैं एग्जाम में और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो कहता है देखिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के रूप में आखिर क्यों किया जाता है, मतलब सैलून में जब हजाम जो है सो बाल दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग ही क्यों करता है, सो हम जानेंगे। तो अवतल दर्पण का क्या है, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के रूप में इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसमें चेहरे का सीधा बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मतलब चेहरा जो रखते हैं ना दर्पण के, जैसे हम पढ़े हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच में जैसे रखे, तो वहां पर रखे ना, तो वहां क्या हुआ रखे, तो देखिए क्या हुआ दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के पीछे और सीधा प्रतिबिंब बना। तो देखिए इसी प्रकार से सीधा बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जिसके कारण छोटी छोटी दाढ़ी बड़ी बड़ी मालूम पड़ती हैं और आसानी से हम साफ कर सकते हैं, मतलब इसे और आसानी से हम साफ कर सकते हैं। देखिएगा देखिए जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखा जाता है तो उसका अवतल दर्पण में पीछे, और देखिए जब वस्तु छोटा रहता है उसका बड़ा, तो जब उस स्थिति में हम अपने चेहरे को सैलून में जब चेहरे को उस स्थिति में हम रखते हैं तो ये छोटा छोटा दाढ़ी सब जो रहता है वह बड़ा बड़ा मालूम पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है हजाम सब आसानी से साफ कर सकता है, कहीं पर आपको छूटेगा नहीं। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम जानेंगे। उत्तल दर्पण का अब देखिए, तो उत्तल दर्पण गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, पहला है गाड़ियों साइड मिरर जानते हैं ना, देखिए गाड़ी में जैसे मोटरसाइकिल हो, स्कॉर्पियो हो, कोई भी गाड़ी हो, 4 चक्का हो, 2 चक्का हो, तो उसमें देखिएगा ऐसे करके लगा हुआ है बगल में, तो वह साइड मिरर के लिए लगा रहता है कि पीछे वाले वाहन को देखने के लिए, न कि तो देखिएगा कि लफुआ लड़का सब रहता है तो वो क्या करेगा, साइड मिरर देखने के चलते मुंह को ऐसे कर मुंह के तरफ घुरा लेगा, ऐसे ऐसे इसमें देखेगा और ऐसे ऐसे बावरी करता रहेगा और कहीं इसी में ठुका जाएगा। तो ये इसके लिए नहीं दिया जाता है। हमेशा ध्यान रखिए कि किसके लिए, साइड मिरर, मतलब पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसको देखेंगे तब ना हम साइड कर लेंगे। तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप भी मुंह देखने के लिए ऐसे देखते रहिएगा, इधर से कोई ठोक दिया, नहीं तो ऐसे देख रहे हैं आप भी ठुका जाइएगा किसी में। तो देखिए यह गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रीट लाइट, यानी बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में, देखिए यही होता है। आप देखिएगा कि रोड पर टाउन में अगर आप सड़क पर जाते हुएगा तो इस तरह का लाइट लगा रहता है, तो यह लाइट जो है वह इस रूप से यह प्रकाशित करता है, तो यही लाइट होता है स्ट्रीट लाइट। तो इसमें परावर्तक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। उसके बाद देखिए प्रदर्शन कक्ष है, उसमें छोटे छोटे प्रतिबिंब बनाने हेतु प्रदर्शन कक्ष में जो होता है छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे देखिए क्या कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है, सो जानेंगे। अर्थात उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों, अभी जाने हैं ना कि साइड मिरर में पीछे से आने वाली वाहन को देखने के लिए क्यों किया जाता है। तो देखिए उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, मतलब उत्तल दर्पण से जो है ना अधिक दूरी तक दिखेगा। दृष्टि क्षेत्र विस्तृत मतलब दिखने वाला जो क्षेत्र है वह विस्तृत होता है, बहुत दूर तक दिखाई देगा, तो विस्तृत होता है, जिस कारण पीछे के बड़े क्षेत्र
की वस्तुओं का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। मतलब आसानी से पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसका बहुत दूर तक हम देख सकते हैं, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में। तो जब हम बहुत दूर तक देखेंगे, बहुत दूर तक, तो स्वाभाविक बात है कि दूर ही गाड़ी रहेगा तो हम साइड कर लेंगे, इसीलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आज हम जाने ये सब। तो देखिए, सबसे हम आज लेक्चर 3 था, लेक्चर 1 में बताया हूँ कुछ, लेक्चर 2 में, और ये है लेक्चर 3। आप अच्छे तरह से पढ़िए। देखिए, अगर आपको नहीं अगर भौतिक अभी तक पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको एक कॉपी बना लीजिए, फिर कॉपी, और उसमें आप लिख ले लीजिए। तो इस प्रकार से आज हुआ लेक्चर 3 जाने। अब हम अगले दिन अगला वीडियो डालेंगे।